सो लेट्स से कि किसी विमेन ने एक्यूजेशन लगाया और वो फॉल्स प्रूव हो गया, तो उस केस में क्या करते हैं? उस केस में कुछ भी नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है वो जो फॉल्स प्रूफ हुआ है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हुआ है कि वो कंप्लीट टोटली फॉल्स थी या हस्बैंड को बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है। अगर तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिला तो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो पता लगता है बिल्कुल ही फॉल्स प्रूफ निकल गया है उसके अगेंस्ट, तो वो डेफर्मेशन पा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका कुछ नहीं है उसके पास, राइट। ओके, तो इससे ज़्यादा मतलब नथिंग, अनलाइक अदर केसेस जिसमें वुमेन को कंपनसेशन मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कहती है कि चाहे भीख मांग के लेके आओ, एक जजमेंट में बड़ा क्लियर बोला सुप्रीम कोर्ट ने, पर आपको अपने घर वालों को, अपने बच्चों को पालना ही पड़ेगा। सो डू यू फील जो इंडियन लॉ है वो बाइज्ड है टूवर्ड्स विमेन? उसमें आप यस भी कह सकते हो। उसका रीजन ये है कि Hello and welcome to our channel. So today we have Advocate Nitish Vasudeva along with us to share some valuable insights on matrimonial laws. Welcome sir. हेलो मैम। So our first question is कि matrimonial dispute का legal definition क्या है? मैम, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इज अ सिविल डिस्प्यूट जिसके अंदर सिर्फ एक फैमिली के अंदर हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स या बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक डिस्प्यूट रहता है, उसको हम कहते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। अब मैट्रिमोनियल की डेफिनेशन इसलिए बड़ी है कि लोग इसको लेके चलते हैं सिंगली कि हस्बैंड एंड वाइफ का ही डिस्प्यूट है, पर इसको अगर हम स्कोप लेके चलें, इसके साथ हम देखें कि कनेक्टेड कितनी चीज़ें हैं, तो इसका स्कोप बढ़ जाता है। इसके अंदर आता है कि कोई इन लॉज वाइफ को तंग कर रहे हैं, हस्बैंड को तंग कर रहे हैं, कोई क्रेलिटी हो रही है, तो सारा कुछ इंक्लूड किया होता है। इसको मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कहते हैं। कोई भी डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू फैमिली जिसके अंदर एक हस्बैंड और वाइफ इन्वॉल्व है, तो वो एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ। मतलब इट इज अ वेरी वाइडर टर्म। लोगों को लगता है बस हस्बैंड वाइफ के झगड़ों को वो बोल देते हैं। क्योंकि हस्बैंड वाइफ अगर न्यूक्लियर रह रहे हैं वो डिफरेंट चीज है। हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, वो कनेक्टेड मैटर जो हो जाते हैं, ओके, उस वजह से वो एक वाइड टर्म आ जाता है। सो व्हाट आर द मेन ग्राउंड्स जिन बेसिस पे इंडिया में डिवोर्स मिलता है? डिवोर्स मिलने के ग्राउंड है क्रुएलिटी, पहले क्रुएलिटी फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, कोई भी हो सकती है, या फिर आप इसको ले लो कि एक डिजर्शन। डिजर्शन मतलब 2 साल तक एक कपल, एक पार्टनर 2 साल तक एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के साथ नहीं रह रहा विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, तो उस पे ले सकते हैं ग्राउंड। ओके, और अडल्ट्री अगर आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, एक कपल का किसी और के साथ कोई फिजिकल इंडल्जेंस है आपस में और पता लगता है दूसरा पार्टनर, उस पर ले सकता है। और चौथा इसमें जो ग्राउंड है वो ये है कि कभी किसी पार्टनर को कोई ऐसी डिजीज हो सकती है जो कम्युनिकेबल है और जानलेवा है, और अगर कोई बायगैमी कर रहा है और पेरेंट उस एक पार्टनर को लगता है कि मेरे होते हुए किसी और के साथ इंडल्ज है, तो भी वो डिवोर्स ले सकता है। ये कंटेस्टिंग। और अगर दोनों पार्टी साथ नहीं रहना चाहती है और खुद डिसाइड करती है कंपैटिबिलिटी पे, तो वो म्यूचुअल भी डिवोर्स ले सकती हैं। ओके, सो दीज आर मेन ग्राउंड्स जिन पे डिवोर्स मिलता है। सो अभी आपने अडल्ट्री की बात करी, तो आई रेड समवेयर कि अडल्ट्री अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ऐसा क्यों? जो अडल्ट्री है वो पहले आईपीसी में ऑफेंस था, उसमें अब बीएनएस एक्ट के अंदर वो ऑफेंस नहीं रहा। इसको आप लूप होल भी कह सकते हैं कि जो एक मिस हो गया है, या इसको डिमांड भी कर सकते हैं आज के टाइम की। आज के टाइम पे इतनी लिटिगेशंस आई हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि कोई इंसान कहीं जाना चाहता है और जाता है, दैट इज नॉट एन ऑफेंस, बट दैट कैन बी अ ग्राउंड फॉर क्रेलिटी एंड फॉर द डिवोर्स। ओके, सो जो सेक्शन 498A था, अकॉर्डिंग टू यू आजकल लोग उसको कैसे मिसयूज कर रहे हैं? मैम, अब तो वैसे 498 नहीं रहा, क्योंकि आईपीसी अब जो है वो खत्म हो चुका है एक्ट, और नया एक्ट बीएनएस आ चुका है। ओह, ठीक है जी। और उसके अंदर भी क्रुएलिटी है, सेक्शन 84 85 के अंदर, 85 के अंदर आती है। तो उसके अंदर डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट सेम है। उसके अंदर ये रहता है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ की किसी रीजन से लड़ाई हो जाती है, या कोई रीजन से कोई मेंटल फिजिकल हरासमेंट हो रही है, तो उसके अंदर 498 के अंदर कंप्लेंट पाते थे, वैसे जो हम नए एक्ट के अंदर पा रहे हैं उसके अंदर भी अब देखते हैं मिसयूज अगर हम कहें तो 60% से ऊपर ज़्यादा है। यू वोंट बिलीव, मोर देन 60-70% ऑफ जो कंप्लेंट्स हैं वो या तो विड्रॉ हो जाती हैं, या उसमें जो हस्बैंड होता है एक्विट हो जाता है। तो उसकी वजह से शायद कभी कभी ऐसा भी होता है जिनके जेन्युइन केस हैं वो भी पेंडिंग रह जाते हैं। सो लेट्स से कि किसी विमेन ने एक्यूजेशन लगाया और वो फॉल्स प्रूव हो गया, तो उस केस में क्या करते हैं? उस केस में कुछ भी नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है वो जो फॉल्स प्रूफ हुआ है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हुआ है कि वो कंप्लीट टोटली फॉल्स थी, या हस्बैंड को बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है। अगर तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिला तो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो पता लगता है बिल्कुल ही फॉल्स प्रूफ निकल गया है उसके अगेंस्ट,
तो डेफर्मेशन पा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसका कुछ नहीं है उसके पास, राइट। ओके, तो इससे ज्यादा मतलब नहीं। नथिंग। अनलाइक अदर केसेस जिसमें वुमेन को कंपनसेशन मिलता है। या तो सो मेंटेनेंस क्लेम करने का क्या प्रोसेस है? लेंदी प्रोसेस है या? मैम कागजों में तो बहुत इजी है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट है। अब कागजों में क्या है कि आप अपना सीआरपीसी जो पहले होता था, बीएनएसएस एक्ट, आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो मेंटेनेंस के लिए फ्रॉम द हस्बैंड। हस्बैंड नहीं है तो अपने इन लॉज से भी, या फिर आप डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर कोर्ट तो ये कहता है 6 महीने के अंदर अंदर इसको डिसाइड कर देना चाहिए एक्ट को। और अब एक और नई जजमेंट आई थी, पहले आपको बताता हूँ क्या होता था कि लड़कियां अपना कुछ भी अमाउंट, पहले क्या होता था लड़कियां कुछ भी अमाउंट अपना मांग लेती कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, इरिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि उनके खर्चे कितने हैं, कितने क्या वो खुद कमा रही हैं, क्या उनके पास असेट है, क्या उनके बैंक में पैसा पड़ा है। बिल्कुल। तो इसके लिए 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडल्ज किया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था केस रजनीश वर्सेस अनीता, जिसके अंदर कोर्ट ने कंपलसरी कर दिया कि दोनों ही पार्टी कोर्ट में अपना एक एफिडेविट देंगी, जिसके अंदर दोनों ही पार्टी अपनी असेट अपनी लायबिलिटी के बारे में बताएंगी। ओके। कि किसके पास कितना पैसा है, कितनी अर्निंग है, और कितनी अमाउंट जो खर्चा वो मांग रही है वो किस चीज का मांग रही है, क्या वो रिजनेबल है भी या नहीं है। वैलिडेशन एग्जैक्टली देना पड़ेगा। उसके बाद ही कोर्ट डिसाइड करेगी कि लड़की को मेंटेनेंस कितनी देनी बनती है। ओके, तो क्या हस्बैंड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? हस्बैंड कर सकते हैं, बट हस्बैंड्स को कहा जाता है ना कि दे आर द ब्रेड अर्नर। तो इवन सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कहती है कि चाहे भीख मांग के लेके आओ, एक जजमेंट में बड़ा क्लियर बोला सुप्रीम कोर्ट ने, पर आपको अपने घर वालों को, अपनी बीवी को और बच्चों को पालना ही पड़ेगा। नो डाउट हस्बैंड का ऐसी सिचुएशन में आता है कि वो मेडिकली फिट ही नहीं है तो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है। ओके, वर्किंग वुमेन को भी एलिमनी मिलती है? वही मैंने आपको बोला कि एफिडेविट दोनों को देना पड़ेगा, कितनी अर्निंग है और कितने खर्चे हैं, अगर आप कोर्ट में जस्टिफाई कर पाते हो उस हिसाब से आपकी मेंटेनेंस लग जाएगी। तो हो सकता है कि कोर्ट डिसमिस भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर ये पता लगे कि वेल टू डू है लड़की, अच्छा अर्न कर रही है, उसका अच्छे एसेट है, कोई रेंटल इनकम अच्छी है, पैसा अच्छा है उसके पास, तो कोर्ट डिसमिस भी कर सकती है। तो जैसे कि वी नो कि जो विमेन है वो मेंटल हरासमेंट के केसेस ज़्यादा फाइल करती हैं, कंप्लेंट केसेस, बट मैन वेराज नहीं करते ऐसा। मतलब मैंने बहुत रेयरली 10 में से 1 केस सुना होगा कि लड़के ने मेंटल हरासमेंट का केस किया लड़की पे। तो व्हाट डू यू फील, व्हाट इज द मेजर रीजन कि ये इतना बड़ा गैप है परसेंटेज में? अनफॉर्चुनेटली जो लॉ है वो वुमेन के फेवर में ज्यादा है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, पर प्रोटेक्शन ऑफ मैन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कोई भी नहीं आया है। तो अल्टीमेटली पहली बात, बीइंग अ बॉय, एक लड़का डरता है कोर्ट में जाने से, ये बोलने से कि आई एम लाइक अ लूजर और मेरे को मेरी बीवी तंग कर रही है। अगर बहुत ही कोई हरासमेंट उसके साथ होती है तो वो क्रिमिनल एक्ट के अंदर एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है। बस उसके फेवर में कोई मैट्रिमोनियल लॉ जो हो वो नहीं है अभी तक। ओके, एंड व्हाट डू यू फील कि फादर्स के कस्टडी राइट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं? क्योंकि यूजुअली आई हैव सीन 80 या 70% केसेस में मदर्स को ही कस्टडी मिलती है। तो मतलब इसमें क्या प्रॉपर रूल्स नहीं है या व्हाट इज द मेन रीजन? मैम इसमें ऐसा है कि डिपेंड करता है पहले बच्चा कितने साल का है। ओके, अगर वो 5 साल से छोटा है, उसको मदर फीड चाहिए, एक इमोशनल मदर की कहते हैं कंपनी चाहिए, तो उसमें कोर्ट मोस्टली क्या होता है मदर को ही कस्टडी देती है। ओके, उसके बाद डिपेंड करता है वो लड़की अगर बेटी है तो उसके जेंडर और फादर के जेंडर डिफरेंट करके कि मदर को उसको ग्रोथ के लिए चाहिए फीमेल, ओके, तब कोर्ट उसको कंसिडर करती है। तीसरा कोर्ट ये देखती है कि दोनों में से अच्छा जो बच्चे की परवरिश होगी वो किसके पास होगी। ओके, अगर फादर अच्छी अर्निंग में है, बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकता है, अच्छा लाइफस्टाइल दे सकता है, तो फादर को भी मिलती है मेंटेनेंस। ओके। सो बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाता है इसमें? बच्चे कुछ के एज पे डिपेंड करता है कि अगर बच्चा इतनी एज का है कि वो मेंटली एक चीज को समझ के आंसर दे सकता है कि मैं किसके पास रहना चाहता हूँ, तो उसका भी कंसिडर किया जाता है। बट पैरामाउंट जो सबसे पहला कंसिडर किया जाता है वो यही है कि बच्चे को कहाँ पे सबसे ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी, कहाँ उसका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट रहेगा, तो उस हिसाब से उसको कस्टडी जो है डिसाइड की जाती है। ओके, तो इंडिया में क्या लिव इन रिलेशनशिप्स वैलिड हैं? क्या कोई रूल है या उनको वैलिड माना जाता है इंडिया में? इंडिया में लिव इन रिलेशन जो है अब तो सब कंसिडर कर रहे हैं और बिल्कुल लीगल है। इंडिया में लीगल रिलेशन ना होना ऐसा कोई लॉ नहीं है। कोई भी इंसान 18 साल से ऊपर अपनी मर्जी से कहीं भी और किसी के साथ रह सकता है। ओके, सो जो लिव इन रिलेशनशिप है वो बिल्कुल वैलिड है और लीगल है इंडिया में। मतलब 18 इयर्स के बाद ना, देयर इज अ एज 18, वन हैज टू बी मेजर फॉर दैट। ओके। सो जॉइंट कस्टडी एक कॉन्सेप्ट होता है ना,
तो क्या जॉइंट कस्टडी लेना काफी इजी होता है या किन ग्राउंड्स पे जॉइंट कस्टडी मिलती है? मैम जॉइंट कस्टडी जो होगी, अगर दो बंदे सेपरेट ही हो गए हैं तो हम उसको जॉइंट कस्टडी जगह ये बोलेंगे कि दोनों को एक एक बार चांस आना, ओके कि इतने टाइम तक बच्चा मेरे पास रहेगा, इतने टाइम तक मेरे पास रहेगा। या कभी आप ये कह सकते हो कि पेरेंट्स कहते हैं कि पूरा साल एक के पास रहेगा, छुट्टियों में 2 महीने के लिए मेरे पास आएगा। ये बाय कोर्ट ऑर्डर भी हो सकता है, ये आपस में डिसाइड करके कॉम्प्रोमाइज के बेस पे कोर्ट में सबमिट करके बाय कोर्ट ऑर्डर ले सकते हो। ओके, तो ये कितनी देर तक चलता है कि 6 ये आप महीने पे मेरे नहीं, ये आप पास? पे डिपेंड करता है। ये Okay. आप पे कितना डिसाइड हुआ है, आप आपस में आपने कितना डिसाइड किया है कि हम कितने कितने मंथ रखेंगे, कैसे कैसे रखेंगे, मंथली मिलेंगे, आवर्स के हिसाब से मिलेंगे, या कोर्ट ऑर्डर डिसाइड करती है कि हम किस तरह से दोनों की कस्टडी जो है इनको डिवाइड करेंगे। कोर्ट किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि जब वो एक कंक्लूजन पे नहीं आ पाते कि किसको कस्टडी देनी है या किसको नहीं, या अगर पेरेंट्स अपील करते हैं कि वी वांट अ जॉइंट कस्टडी, किस बेसिस पे कोर्ट मैम इसके डिसाइड दो करते तरीके हैं, या तो होता है म्यूचुअली डिसाइड करते हैं दोनों, ओके हस्बैंड वाइफ, ओके या कोर्ट ऑर्डर देखती है एज पर सर्कमस्टांस। म्यूचुअली डिसाइड में होता है दोनों पार्टी डिसाइड कर लेती हैं कि 6 महीने मेरे पास बच्चा रहेगा या 6 महीने मेरे पास रहेगा, या फॉर एग्जांपल पूरा साल मेरे पास रहेगा पर 2 महीने छुट्टियों के लिए दूसरी पार्टी के पास जाएगा। सेम इन अदर वे की कोर्ट क्या करती है, कोर्ट भी देखती है सर्कमस्टांस कि दोनों का लव अफेक्शन कितना है, दोनों को फैसिलिटी कितनी बच्चे को मिल रही है, तो उस हिसाब से ज्यादा कस्टडी किसको देनी है, कम किसको देनी है, या सिर्फ मीटिंग राइट्स देने हैं, तो ओके। एक कोर्ट डिसाइड कर लेती है। तो ग्रैंड पेरेंट्स के भी कुछ राइट्स होते हैं बच्चों को लेके? हाँ, अगर नेचुरल पेरेंट्स नहीं है तो ग्रैंड पेरेंट्स भी बच्चे की कस्टडी जो है वो मांग सकते हैं। ओके और अगर किसी रीजन से ग्रैंड पेरेंट्स को ये पता लगे कि जो बच्चा है वो पेरेंट्स के पास ठीक नहीं है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है या उसका फ्यूचर थोड़ा खराब हो रहा है, तो वो कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि हमें कस्टडी दी जाए। ओके, तो आपके अकॉर्डिंगली टॉक्सिक मैरिज क्या होती है? टॉक्सिक मैरिज, अगर हम देखें, मैरिज है दो इंसानों का एक कोलैबोरेशन है कि दोनों एक बॉन्ड में इकट्ठे हो रहे हैं, शादी कर रहे हैं। पर टॉक्सिक मैरिज जो है वो तब आती है, स्टार्ट होती है जब दोनों की कंपैटिबिलिटी डिफरेंस आता है, इंटरेस्ट में डिफरेंस आता है, दोनों की चॉइसेस में, गोल्स में डिफरेंस आता है। जब वो डिफरेंस को वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, रिजॉल्व नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे करके दोनों में डिस्प्यूट क्रिएट होता है। और जब वो डिस्प्यूट क्रिएट होकर सॉल्व नहीं होता है तब वो टॉक्सिक बनता जाता है। या मैंने भी कहीं पढ़ा था कि टॉक्सिक बिहेवियर इज नॉट कि आपके साथ किसी ने बुरा किया तो वो टॉक्सिक हो गया। टॉक्सिक बिहेवियर इज आज वो आपके साथ अच्छे हैं, कल वो आपके साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं, फिर कल अच्छे हैं, फिर बुरा बिहेव कर रहे हैं, तो उनका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता और वो फिर धीरे धीरे टॉक्सिसिटी बन जाती है वो एक रिश्ते में। Actually, क्या कि टॉक्सिक होना, क्रुएलिटी करना बड़ी 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 वाइड टाइप डेफिनेशन है। या अब कईयों के लिए कोई नॉर्मल मजाक भी दूसरे के लिए बहुत हर्ट करने वाला होता है, कईयों के नॉर्मल लाइफस्टाइल दूसरे से एक्सेप्टेबल दूसरे को नहीं होता है। तो जब ये दोनों चीजें कम्युनिकेट नहीं हो पाती, रिजॉल्व नहीं हो पाती रिलेशन में, तो जिन्होंने सारा टाइम एक छत के नीचे रहना है तो अल्टीमेटली उनका डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। इनिशियली तो सब अच्छा होता है, धीरे धीरे यू स्पेंड टाइम एंड यू गेट टू नो। ट्रू। सो इनिशियली हमने देखा था, सुना था, पढ़ा था कि जब एक लड़की एक केस फाइल करती थी अगेंस्ट अपने हस्बैंड के या अपने फादर और मदर इन लॉ के अगेंस्ट, तो पुलिस ना रातों रात उन्हें उठा लेती थी, रातों रात वारंट जारी कर देती थी और उनको उठा लेती थी। तो क्या अभी भी ऐसा होता है? नहीं, अब बिल्कुल चेंज हो गया सिस्टम। पहले क्या होता था, लड़की ने कंप्लेंट फाइल करी, कोर्ट और उस पे होता पुलिस आके शाम को, रात को आके वहाँ पे रेड करती थी, पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लेती थी जस्ट टू प्रेशराइज द पर्सन जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है। फिर इसने इस कोर्ट, बहुत सारी कोर्ट्स ने इसको देखा, कंसीडर किया कि अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो ऑपोजिट पार्टी कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है, और अगर किसी रीजन से इनको जेल हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाता है कि दोनों पार्टीज में कोई कॉम्प्रोमाइज हो सके कोई भी कॉम्प्रोमाइज दोनों पार्टी में, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने इसका एक तरीका निकाला कि कभी भी कोई ऐसी कंप्लेंट होगी, पहले दोनों पार्टियों को बुला के उनकी बात सुनी जाएगी। एक प्रोटेक्शन ऑफिसर या एक मीडिएशन के लिए 2-3 लोग बैठेंगे, वो दोनों पार्टी से पूछेंगे कि एग्जैक्ट क्या रीजन है जिसकी वजह से कंप्लेंट फाइल हुई है और दूसरी पार्टी इसके बारे में क्या कहना चाहती है। उसकी रिपोर्ट बनेगी और रिपोर्ट के बाद ही उनके अगेंस्ट एफआईआर होगी या नहीं होगी। और आजकल तो चलो बहुत अच्छी बात है कि कोर्ट्स में भी जल्दी बेल मिल जाती है, अनटिल अनलेस कोई सीरियस एलिगेशन ना हो, कोई फिजिकल हरासमेंट की, कोई चोट की या किसी चीज की। तो मतलब अब एक फेयर चांस मिलता है दोनों बहुत पार्टीज फेयर को। चांस मिलता है दोनों को। ओके, सो जो डाउरी है उसका कन्विक्शन रेट कितना है? मैम डॉरी पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रूव कर पाते हो। ओके, क्योंकि आप अगर देखोगे, अगर 100 कंप्लेंट्स फाइल हो रही है ना कोई शादी के आसपास, 100 में से 100 में ही ये लिखा होगा, एक कॉपी पेस्ट तरीके से लिखा गया होगा कि मेरे से डॉरी मांगी, मेरे से गाड़ी मांग ली, मेरे से एक बाइक मांग ली गई है, तो कोर्ट पहले कंसिडर करती है कि ऐसा कुछ हुआ भी है, ओके, ऐसी कोई डिमांड का प्रूफ भी है। ओके। अगर प्रूफ होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ होता है कि हाँ ऐसी डिमांड हुई है, तो कन्विक्शन होगी, अदरवाइज नहीं। अभी हमने मेडिएशन की बात की ना, डिवोर्स केसेस में वो कंपलसरी कर दिया गया, ऐसा क्यों?
मैम डिवोर्स में इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होती है दो पार्टनर्स की, एक घर बसने के चांस होते हैं, दो बंदों के साथ एक पूरी दो फैमिलीज भी अटैच होती हैं, बिल्कुल। तो कोर्ट कंसीडर करती है कि अगर कोई भी चांस है कि मीडिएशन से दो घर बस सकते हैं तो वो चांस देना चाहिए। तो इसलिए मीडिएशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी स्टार्ट करी गई है आज के टाइम पे, और बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है कि मीडिएशन से बहुत सारी लिटिगेशन खत्म भी हो रही है। ओके, तो मैट्रिमोनी केसेस में क्या एफआईआर को विड्रॉ करना पॉसिबल होता है? मैम एफआईआर जो है वो या तो एक एफआईआर जो होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन होती है। या कॉग्निजेबल ऑफेंस जो सीरियस हो और पुलिस विदाउट समन किसी को अरेस्ट कर सकते हैं वो वाली। ओके। तो उसके अंदर अगर कंटेंट्स ही ऐसे हों जिसके अंदर से कोई ऑफेंस ही ना निकल रहा हो, तो आप हाई कोर्ट में जाके 528 के अंदर अपना बीएनएस एक्ट के अंदर अपनी एक एप्लीकेशन लगा सकते हो। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, वो उसको क्वैश कर सकती है। या फिर दोनों पार्टीज में कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो अक्यूज लगा सकता है कोर्ट में कि हमारा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था, कोई सीरियस एलिगेशन नहीं है और दूसरी पार्टी भी परस्यू नहीं करना चाहती तो इसको खत्म किया जाए। मतलब विड्रॉल पॉसिबल है। और तीसरा तरीका ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पता लगता है कि कोई ऑफेंस बन ही नहीं रहा है तो एक कैंसिलेशन रिपोर्ट पुलिस वाले भी कोर्ट में लगा सकते हैं कि इसको जब मजिस्ट्रेट के पास किसको खत्म किया जाए एफआईआर को। किसको? तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि हम इसको खत्म कर सकते हैं। व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड्स या चेंजेस जो मैट्रिमोनी लॉज में आए हैं अभी पास्ट फ्यू ईयर्स से? तो चेंजेस ये आए हैं कि पहले मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जैसे आपने बताया, मुझसे क्वेश्चन किया कि अरेस्ट हो जाता था, या वो अब बहुत कम हो गया है। ऐसे अरेस्ट होता नहीं है, पहले मीडिएशन होती है, क्वेश्चनिंग होती है, उसके बाद नोटिस दिया जाता है, उसका एफआईआर के बाद उनको प्रॉपर टाइम मिलता है। ओके। दूसरा चेंज ये आया है कि मीडिएशन के आने की वजह से बहुत सी लिटिगेशन जो है सॉल्व हुई हैं। अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट तो देखो दो इंसानों की मोस्टली कंपेटेबिलिटी की वजह से आता है, इंटरेस्ट की वजह से आता है, डिस्प्यूट्स की वजह से आता है, और बड़े छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं कि इन लॉ से लड़ाई होगी, हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनता है, टाइम नहीं देता है। ओके। तो मीडिएशन के आने की वजह से दो पार्टीज में जो कम्युनिकेशन गैप आया होता है वो कवर हो जाता है। कवर हो जाता तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। तीसरा कि कोर्ट भी अच्छा कंसिडर करके बेल्स देने लगी हैं, ये नहीं कि जेल भेज दिया, हफ्ता हफ्ता जेल में रखा, फिर जाके बेल दी, जो कि लाइफ टाइम ट्रॉमा रहता है पेरेंट्स के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी, या लड़की की साइड भी कोई प्रॉब्लम हो। तो ये बहुत चेंजेस आए हैं कि अब थोड़ा लीनियंट देने लगे हैं, थोड़ा मीडिएशन करने लगे हैं इसमें। काफ़ी फेयर चेंजेस आए। फेयर चेंजेस बहुत आए हैं। सो डू यू फील जो इंडियन लॉ है वो बाइज्ड है टूवर्ड्स विमेन? उसमें आप यस भी कह सकते हो। उसका रीज़न ये है कि मेल के लिए कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है। मेल को अपनी बात रखने के लिए कोई भी एक स्पेसिफिक एक्ट नहीं है। वुमेन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस है, क्रिमिनल लॉ है, मेंटेनेंस मांग सकती है, अपना एक डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर अपना एक रेजिडेंस मांग सकती है, पर हस्बैंड के लिए सेम नहीं है। क्योंकि ये कह सकते हैं इनिशियल ईयर्स में ऐसे केसेस आए ही नहीं सामने कि जब लड़कों को दिक्कत हुई हो ना। मैम पहले सोसाइटी जो थी ना, मेल को एक अल्फा मेल की तरह लेके चलती थी। या एक मेल ही बड़ा शर्माता था ये कह के कि यार मैं अपनी बीवी से डर गया, या मेरी बीवी मेरे को तंग कर जाती है। पर विद टाइम सिचुएशन बहुत चेंज हो रही है। अब विद टाइम अगर आप देखोगे लड़कों की सुसाइड रेट बहुत बढ़ चुके हैं, या लड़कों के Agreed. सुसाइड रेट भी बढ़े हैं, उनका मेंटल टेंशन ट्रॉमा भी बहुत बढ़ गया है। और कोर्ट्स में क्या होता है, तारीख पे तारीख बढ़ती रहती है और लड़के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब एक लड़का अर्न कर रहा है, उसको अपनी फैमिली को भी संभालना है, अगर उसका बच्चा उसको भी संभालना है, अपने भी खर्चे हैं, बीवी को भी मेंटेन करना है, तो प्रेशर जो लड़के पे उसके बारे में भी लॉ को कुछ करना चाहिए। पर फिलहाल ऐसा कोई एक्ट है नहीं स्पेशल। क्योंकि मेंटल पीस, मेंटल ट्रॉमास, इनको इतनी तवज्जो दी ही नहीं जाती हमारी सोसाइटी में कि कोई डिस्कस करे, उसके बाद उस पर कुछ इम्प्लीमेंट करे कि ये रूल्स आने चाहिए या ये सेट ऑफ रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए। मैम लॉ एक ऐसी चीज़ है, रोज़ बदल रहा है। अब लॉ रोज़ बदल रहा है, रोज़ नई नई सिचुएशन आ रही है, उसकी वजह से चेंज हो रहा है। अब जैसी सिचुएशन आ रही है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि विद टाइम ऐसा भी कोई एक्ट है जो लड़कों की भी सुने। हाँ, क्योंकि अब वो रातों रात उठाने वाला भी बिल्कुल, डिमोलिश बिल्कुल, हुआ तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल। जैसे अभी आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि जो लड़कियां हैं वो प्रॉपर्टी पे हिस्सा मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं, तो लड़कों ने आजकल क्या करना शुरू कर दिया, अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने घर वालों के नाम करना शुरू कर दिया। डू यू फील कि इट इज अ स्मार्ट मूव? मैम डिपेंड करता है इसमें एक अगर आपकी शादी जब हुई थी पेरेंट्स की मर्जी से हुई थी, एक फैमिली ने आपकी लड़की को अपने घर में एक्सेप्ट करा था, एक कॉमन घर में रहते थे, तो लड़की उस घर में अपना रेजिडेंस मांग सकती है कि मेरा ये मैट्रिमोनियल होम है। पर अगर कोई सेल्फ फंड प्रॉपर्टी है हस्बैंड की, जो जब तक हस्बैंड जिंदा है वो उसमें क्लेम नहीं कर सकती। वो अपने आप को मेंटेन करने को कह सकती है, उसके बराबर का लाइफस्टाइल
अडॉप्ट करने के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि जिस लाइफस्टाइल में वो जी रहा है मुझे भी लाइफस्टाइल दिया जाए। और अब जो कहते हैं कि बेदखल कर दिया लड़के को, हमने न्यूज़पेपर में दे देते हैं पेरेंट्स, या हमारे बेटे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं और पता लगता है उसने बेच दी है, तो कोर्ट इसको ज्यादा मायने नहीं करती। वो कहता है ना, कानून अंधा है, जज अंधा नहीं है। इसी के लिए मैंने अभी आपको एक जजमेंट बोलती है, रजनीश वर्सेस नेहा, उसके अंदर भी क्लियर कट कोर्ट ने कहा है कि लड़का ये नहीं कोर्ट में आके बताएगा कि मेरे एज ऑन टुडे कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितना बैंक बैलेंस है, कितना असेट्स है। उसको पिछले 3 साल की रिटर्न्स भी देनी पड़ेंगी, अपना बैंक बैलेंस भी दिखाना पड़ेगा कि पिछले 3 साल में कोई चीज चेंज तो नहीं करी, कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा अटेम्प्ट तो नहीं कर रहा कि अपनी असेट्स छुपाना चाहता है जिससे कि लड़की का कोई राइट खराब हो। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जो लोग अपनी मैरिज अंडर यूनिफॉर्म सिविल लॉ के अंडर नहीं रजिस्टर करते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं? मैम, रजिस्ट्रेशन का एक फायदा ये रहता है कि कल आपकी यहाँ इंडिया में शादी हुई, आप अब्रॉड चले गए, अब्रॉड में ट्रेडिशनल मैरिज की कोई वैल्यू नहीं होती। एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का अगर होगा तो अपने राइट्स के लिए वहाँ भी फाइट कर सकते हो। कल हस्बैंड यहाँ से जाके PR ले लेता है, कोई ग्रीन कार्ड ले लेता है, बाहर चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है और वहाँ शादी करता है, तो वहाँ पे अगर आपको कोई लिटिगेशन, कोई क्लेम करना है बीइंग अ वाइफ, तो आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाना ही पड़ेगा। हाँ, तब आप फोटोज प्रूफ में तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि आजकल AI भी इतना स्ट्रांग है कि फोटोज बनाना बहुत आसान है। बिल्कुल। और एक सरकारी डॉक्यूमेंट जिसका प्रूफ आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी निकाल सकते हो, उसकी मान्यता हमेशा ज्यादा रहती है। जैसे अभी बहुत डिबेट्स चल रही है कि मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज करना चाहिए, सो व्हाट इज योर थॉट ऑन इट? मैम, ऐसा है कि एक जो वुमेन है ना, उसकी बॉडी उसका एसेट है, बिल्कुल, चाहे हस्बैंड हो चाहे कोई और हो, कोई थर्ड पर्सन हो, हस्बैंड हो, उसका एक राइट है अपनी बॉडी पे, वो जो है फोर्सफुली क्लेम कोई भी नहीं कर सकता। अगर एक वाइफ भी अगर रिफ्यूज करती है किसी भी रीजन से, उसका मन नहीं है, फिजिकली अभी वो फील नहीं कर रही है कैपेबल टू डू एनीथिंग, और उसको फोर्स किया जाता है, तो वो अकेला उसको फिजिकल नहीं मेंटल ट्रॉमा भी देता है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है कि अगर इसको भी कंसिडर किया जाता है। पर इसका एक लूप होल ये भी है कि 4 दीवारी के अंदर कंसेंट था या नहीं था विद इन हस्बैंड वाइफ, वो प्रूव करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि कल अगर दोनों में डिस्प्यूट होता है तो वाइफ कैन इजीली मिसयूज दैट, तो एक वो चीज़ भी कंसिडर करनी जरूरी है। सो जब लोग म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करते हैं तो जो कोर्ट होती है फर्स्ट हियरिंग में 6 महीने का टाइम देती है कि अगर प्रोस्पेक्ट्स वो केस वापस लेना चाहें कुछ, तो अकॉर्डिंग टू यू वो 6 महीने का टाइम देना अच्छी बात है या उससे डाइवोर्स रेट कम हो रहा है? क्या उसका क्या बेनिफिट क्या है? यस मैम, इसमें क्या होता है कि 6 महीने के लिए अगर उनको कोर्ट ने टाइम दिया है तो एक रिकंसाइल करने का टाइम देती है कि हो सकता है विद इन 6 मंथ दोनों में से किसी का माइंड चेंज हो जाए, हो सकता है वो घर फिर से बस जाए। पर अगर इन एनी केस 6 महीने के बीच में भी अगर पार्टीज को लगता है कि नहीं हमारी इरिवोकेबल मैरिज हो चुकी है, अब हम साथ रह ही नहीं सकते हैं, तो वो 6 महीने वेव भी हो जाते हैं। आजकल आप विद इन 21 आफ्टर 21 डेज आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हो, वेविंग ऑफ कूलिंग पीरियड। ये 6 महीने का जो टाइम होता है, इसको हम टेक्निकली कूलिंग पीरियड कहते हैं। ये क्या पता 6 महीने में दोनों का मूड चेंज हो और दोनों वापस साथ रहने लग जाए, तो आप इसको वेव करके भी एप्लीकेशन लगा के पहले भी डिवोर्स ले सकते हो। आजकल जैसे हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आया होता है कि इसका डाइवोर्स हो गया, उसका डाइवोर्स हो गया। सो व्हाट डू यू फील कि मेन क्या वजह है जिससे डाइवोर्स रेट इतना बढ़ चुका है? पहले के टाइम में इतने डाइवोर्सेस होते ही नहीं थे। मैम, पहले के टाइम पे लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट भी नहीं होती थी, या लड़कियां इतनी सोशल भी नहीं होती थी, और एक थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस भी बहुत कम होती थी। आज एक मोबाइल से आप पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो, आपके 4 दोस्त आपको कभी भी फोन पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसने ये बोला, तुम ये क्यों नहीं रिप्लाई देती? कोई पेरेंट्स भी इजिली कांटेक्ट में आ जाते हैं। पहले क्या था, चिट्ठी दी, हम महीने बाद पहुंची, तब तक मैटर सॉल्व हो जाता था। और पहले पेरेंट्स भी फोर्स करते थे कि अब तो शादी हो गया, वहीं बसना पड़ेगा तुझे, ऐसा टाइप। देखो, वो भी बोथ साइड देखा जाए, एक साइड ठीक भी एक साइड गलत भी है। एक ही लाइफ है, पूरी खराब नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ या मेरी नहीं बन रही है, तो सेकंड लाइफ अपनी एक स्टार्ट करनी चाहिए। कुछ साल पहले तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने कॉमन नहीं थे, बट आजकल तो हर दूसरे बंदे का कहा जाता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। पीपल फाइंड इट वेरी कूल हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज मेन रीजन बिहाइंड दिस माइंडसेट ऑफ पीपल? मैम, इसका मेन रीजन है सोशल हो रहे हैं लोग। ओके, आजकल ऑनलाइन सोशल हो रहे हैं, ऑफिस में कल्चर बड़ा इंडिपेंडेंट कल्चर चल रहा है, पार्टीज हो रही हैं, या अपने हस्बैंड के साथ एक कम्युनिकेशन गैप आता जा रहा है, अपने मैट्रिमोनियल लाइफ में इंसान बोर होता जा रहा है। तो इन सारी वजहों से क्या होता है, इंसान का माइंड थर्ड पार्टी की तरफ डिवर्ट होता है। तो एक साइड किसी को दिखता है कि यार सोशल मीडिया पे उसकी वाइफ कितनी सुंदर है, या किसी को दिखता है उसका हस्बैंड कितना केयरिंग है, कितना घुमा फिरा रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान को तीसरे बंदे की तरफ अट्रैक्ट करती जाती हैं। तो एक अब औरत है पूरा दिन बाहर है, या एक आदमी है पूरा दिन बाहर है, रात को घर है, वो तब भी बड़े आराम से किसी और पार्टी से बड़े आराम से कांटेक्ट कर सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं
एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ इंसान को लेके जा रही है आज के टाइम पे। और इसका अगर हम क्रक्स बोले तो क्रक्स ये है कि इंसान बोर होता जाता है किसी भी चीज़ से बड़ी जल्दी, चाहे वो एक रिलेशन फैमिली का ही क्यों ना हो। तो ऑन व्हाट ग्राउंड्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रूव होता है कि हाँ इन लोगों का है, मतलब कोर्ट में किन ग्राउंड्स में प्रूव कर मैम सकते हैं? कोर्ट में एक रूल है कि अगर कोई साथ घूम रहे हैं, कहीं साथ रुके हुए हैं, तो दैट डू नॉट अमाउंट टू क्रुएलिटी, सॉरी अडल्ट्री। अगर कोई साथ रुके हुए हैं, साथ घूम फिर रहे हैं, दैट इज नॉट अडल्ट्री अनटिल अनलेस आप प्रूव कर सकते हो कि वो फिजिकली इंडल्ज थे, जो कि एक 4 दीवारी के अंदर प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिल्कुल। सो मैनी केसेस में ऐसा होता है कि इंटर स्टेट मैरिजेस होती हैं, लड़कियां शादी के बाद दूसरी स्टेट में मूव करती हैं। सो लेट से हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हुआ, हस्बैंड चंडीगढ़ से है, जो वाइफ है वो मुंबई की है। तो डिस्प्यूट के बाद वाइफ तो मुंबई चली जाएगी अपने घर। सो इंटर स्टेट मैरिजेस होती हैं, लेट से एक लड़का है वो चंडीगढ़ का है और जो उसकी वाइफ है वो मुंबई की है। तो डिस्प्यूट के बाद जो लड़की है वो तो अपने मायके चली जाएगी, तो वो मुंबई चलेगी वापस, और लड़के ने चंडीगढ़ में केस फाइल करा, तो वो कैसे डेट्स को मैनेज करेंगे, कैसे? इसके अंदर एक ना ऑप्शन होता है कि लड़की या तो चंडीगढ़ आके उसको परस्यू कर सकती है उसको हर डेट पे आके या कैसे भी, या फिर उसके पास ऑप्शन है अगर इंटर स्टेट है ना तो सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं ट्रांसफर पिटीशन की, जिसके अंदर लड़की ये ग्राउंड दे सकती है कि मेरे पास सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, अगर उसका बच्चा है तो मेरे पास एक छोटा बच्चा है जिसके साथ मैं ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, इसलिए इस पिटीशन को अब महाराष्ट्र में जहां मैं रह रही हूँ वहां ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है। अगर 2 अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट से होगा, विद इन स्टेट है तो हाई कोर्ट से होगा। तो अगर वो महाराष्ट्र में ट्रांसफर हो जाते लेट से, तो लड़के को जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो लड़का भी कुछ पिटीशन लगा सकता है उसके लड़का तब लगा सकता है अगर वो कोर्ट को ये शो कर पाए कि मैं इनकेपेबल टू ट्रैवल हूँ, कोई फिजिकल रीजन से, या किसी कि मैं अपाहिज हूँ, या मेरे डॉक्टर ने मेरे को मेडिकली ग्राउंड पे बोला हुआ मैं ट्रैवल कर ही नहीं सकता हूँ, तो उस ग्राउंड पे लड़का भी लगा सकता है। ओके। काफी केसेस में ऐसा होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो यूजुअली अपने बच्चों को लेके मायके चली जाती हैं, तो उस केसेस में हस्बैंड्स क्या करते हैं? हस्बैंड कोर्ट में कस्टडी का केस पा सकता है कि मेरी परमिशन के बिना, मैं नेचुरल फादर, इनने मेरे से बच्चे की कस्टडी ले ली है, मेरा भी इक्वल राइट है, और ये एप्लीकेशन सिर्फ वहीं लग सकती है जिस डिस्ट्रिक्ट में वो बच्चा इस टाइम रह रहा है। ओके। इट इज नॉट लाइक दैट। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन था कि लड़की महाराष्ट्र चलेगी, तो अगर हस्बैंड को बच्चे की कस्टडी चाहिए उसको वो केस महाराष्ट्र में ही लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके। सो जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके क्या की पॉइंट्स हैं? मैम हिंदू मैरिज एक्ट के शादी के पहले दिन से और कभी टूट जाती है या कैसे बचानी है सारी उसके अंदर मेंशन है। ओके। फॉर एग्जांपल मैरिज होगी तो कैसे रजिस्टर होगी, किस तरह से होगी। फॉर एग्जांपल अगर हिंदुओं की है तो 7 फेरे लेके होगी, सिख की है तो लामे लेके होंगी, अगर एक हिंदू और कोई और कास्ट का है, एक सिख है, तो या तो शादी लामे लेके होगी, लामा लेके, या फिर अपना 7 फेरे लेके होगी। और इसके अंदर कल डिस्प्यूट आ जाता है, कोई मेंटेनेंस की जरूरत है, ये कैपेबल एक्ट पूरा, और कल डिवोर्स लेना है उसके लिए भी कैपेबल है कि किस तरह से लेना है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में अगर कल मेंटेनेंस चाहिए, प्रॉपर्टी में कैसे हिस्सा रहेगा डेथ के बाद, उससे पहले, वो सारा कुछ इसके अंदर मेंशन है। एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी आता है ना, जिसमें अगर सोनाक्षी सिन्हा और उसके हस्बैंड ने उसमें शादी करी थी। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ये आ जाता है कि फिर हिंदू मैरिज एक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम सुनते हैं कि 2 बंदे कोर्ट में गए, कोर्ट मैरिज कर ली एक साइन करके, तो वो आपने एज ए हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से शादी नहीं कर रखी, वो आपके कोर्ट मैरिज हो गई है, जो आपने एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किया है कोर्ट में रजिस्ट्रार के पास जाके साइन करके, ठीक है, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। वो इंटरकास्ट हो सकता है, वो इंटरकास्ट भी, विद इन कास्ट भी, अगर आप उसको एज अ हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से शादी नहीं कर रहे हो, एज अ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप जा रहे हो अपना साइन कर रहे हो दोनों कि हम आज से शादीशुदा है। ओके, मतलब कोर्ट मैरिजेस और स्पेशल मैरिज एक्ट में वो कोर्ट मैरिजेस जो हम सिंपली करते हैं विदाउट अपने ट्रेडिशन के हिसाब से, वो उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है। सो व्हाट आर बेसिक फैक्टर्स जिनकी वजह से हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वो करके उस डिस्प्यूट को अवॉइड कर सकते हैं? मैम आप बिलीव नहीं करोगे, जो फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा कोर्ट में लेके आते हैं, बहुत ही माइनर फैक्टर्स होते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल ये टाइम पे खाना नहीं बनाती, ये वीकेंड पे मुझे टाइम नहीं देते हैं, इनकी मदर इन लॉ की बहुत इंटरफेरेंस है, या मेरी मदर की बहुत, एक पर्सन की मदर की बहुत इंटरफेरेंस है। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। या टाइम पे उठना नहीं है, मेरी चॉइस का काम नहीं करना है, मेरे इंटरेस्ट का काम क्यों नहीं करना है, ये छोटे छोटे फैक्टर। टाइम पे उठना नहीं है? यस एग्जैक्टली। आप देखोगे ट्रेडिशनल कई घर हैं जो पुराने ख्यालात वाले लोग हैं, दे आर लाइक हमारी बहू हमसे पहले क्यों नहीं उठती है। ओके। अगर मैं 8 बजे उठ रहा हूँ तो वो 8:30 क्यों उठ रही है, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। छोटे छोटे फैक्टर्स जो हैं सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट होता है। दूसरा, लड़की अगर फाइनेंशियली सपोर्टिव
नहीं है तो कहीं ना कहीं टॉट बच जाती है, तो घर पे रहती है, मुझसे पूछ मैं कितना काम करके आता हूँ। और लड़का अगर ज़्यादा बिजी रह रहा है, आजकल एक और बड़ा डिस्प्यूट हुआ है कि लड़की सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती है या लड़का सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता है, किससे बात करता है मुझे नहीं पता। कम्युनिकेशन गैप होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे हैं। मेजर फैक्टर अकॉर्डिंग टू यू कम्युनिकेशन है, बहुत बड़ा फैक्टर है ये सॉल्व करने के लिए भी कम्युनिकेशन होनी बहुत जरूरी है, और डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए गैप बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और मुझे लगता है आजकल सोशल मीडिया का इतना एक्सपोजर है सबकी लाइव्स में कि वो अच्छे वे में भी इम्पैक्ट कर रहा है और बुरे वे में भी काफी इम्पैक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्या होता है कि सोशल मीडिया में अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, हो सकता है आपको ठीक गाइड करें कि तेरी फैमिली है, तुझे संभालनी है, हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। पर कई लोग मजे लेते हैं, अच्छा उसने ऐसे बोल दिया, नहीं 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 तो ये इसको रिप्लाई दे। मेरा एक केस हुआ था, उसके अंदर उस लड़की ने केस पाया था, उसको आधी प्रॉपर्टी मिल गई थी। ऐसे फोर्स करते हैं लोग, ऐसे ऐसे इंड्यूस करते हैं लोग। तो लड़की का कहीं ना कहीं माइंड होता है कि यार मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, मेरे पास दोस्त भी हैं, सर्कल भी हैं, प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, मैं अपने आप लाइफ जीऊंगी, या मेरा हस्बैंड, मैं उसके साथ रहने की क्या जरूरत है, आराम से मेंटेनेंस लूंगी। तो ये भी डिस्प्यूट्स होते हैं। लोग इसको सोर्स ऑफ अर्निंग की तरह लेने लग गया मेंटेनेंस को आजकल आज ना। के टाइम पे आपको पता ही है, 2 क्रिकेटर्स हैं जिनका अभी डिवोर्स हुआ है। और सबसे पहला क्वेश्चन ये नहीं आता, आज तक किसी मीडिया वाले नहीं बोला कि डिवोर्स क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि लड़का क्रिकेटर है, उसका सोशल लाइफ बहुत अच्छी है, मॉडल सा घूम रहा है, क्या एलमनी कितनी मिलेगी। एग्जैक्टली। तो सोर्स ऑफ अर्निंग इसको बनाया जा रहा है, या एक लड़की को जनरली उतनी नीड है। अब आप देखोगे, कहते हैं कि उसने 4 करोड़ ले लिया, 5 करोड़ ले लिया, पर क्या उतना पैसा उसको लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए भी चाहिए जितना उसको हस्बैंड के साथ मिल रहा था? उस पर कोई क्वेश्चन राइज नहीं करता। बिल्कुल। अब एक रिक्शे वाले का डिवोर्स होगा तो उतनी ही अर्निंग पार्ट दे पाएगा जितना उसका है। जितना है, बिल्कुल। वैसे करोड़पति का होगा तो उसको भी उतनी अर्निंग देनी पड़ेगी कि मेरे बिना भी मेरी वाइफ उतना मेंटेन कर ले खुद को। तो कुछ ऐसा होता है कि अगर लड़की वर्किंग है तो उस केस में कम मेंटेनेंस मिलेगा? मैम उसके लिए मैंने आपको बताया कि रजनीश एंड वर्सेस नेहा जो केस है उसके अंदर क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको एफिडेविट देना पड़ेगा कि कितनी अर्निंग, कितनी एसेट और कितने खर्चे हैं, उसको कंसिडर करते हुए कितना इनका बनता है और कितना वो सेल्फ अर्निंग से अपना खर्चा में निकाल सकती है, तो वो देखेगी। ओके, सो एक म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स होता है, तो मेन फैक्टर्स क्या रहते हैं इन दोनों डाइवोर्स के? कंटेस्टिंग में ये होता है कि दोनों में से एक पार्टी डिवोर्स नहीं देना चाहती, ओके, तो दूसरी पार्टी अप्लाई करती है, आइदर हस्बैंड और वाइफ, ऑन द बेस ऑफ क्रेडिटी, डिजर्शन, अडल्ट्री, या कोई ऐसी रीजन जिसके वजह से साथ नहीं रह सकते, कोई बीमारी हो गई है, कुछ हो गया, राइट। तो उसको कंटेस्ट करके प्रूव करना पड़ेगा कि मैं जेन्युइन हूँ, अब मेरी शादी से आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती, मुझे डिवोर्स दिया जाए। जो म्यूचुअल है, म्यूचुअल में दोनों पार्टियां डिसाइड करते हैं कि अब से हम साथ नहीं रहना चाहते, म्यूचुअली एक कॉमन पिटीशन फाइल करती हैं और उसके अंदर वो 2 डेटों में केस खत्म हो जाता है। ओके, तो मतलब वो जल्दी हो जाता है, इसको काफी टाइम 6 मंथ का उसमें टाइम मिलता है, जिसके अंदर आप वो 6 महीने को भी वेव करवा सकते हो। तो जो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स है, कभी ऐसा होता है कि एक पार्टी जो डाइवोर्स नहीं लेना चाहती होती वो जीत जाए और जो दूसरी पार्टी है जो डाइवोर्स लेना चाहती है वो ना जीते, तो उनको फोर्सफुली साथ रहना पड़ेगा? नहीं, फिर उसको चैलेंज कर सकते हैं अगली कोर्ट में। देखो, फोर्सफुली कोई किसी को साथ नहीं रख सकता, कोई नहीं रख सकता। या अगर फोर्सफुली साथ रहना है तो क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए कॉन्जुगल राइट का भी केस पा सकती है सेक्शन 9 के अंदर। ओके, उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट के अंदर वो कोर्ट को जाके कहती है मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड मेरे साथ जान के नहीं रह रहे हैं विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, तो इनको डायरेक्शन दी जाए मेरे साथ रहे, तो कोर्ट उनको डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपको साथ रहना पड़ेगा। ऑल्दो इन रियल लाइफ कोई भी किसी को जबरदस्ती साथ रख नहीं सकता, तो अल्टीमेटली दैट कैन बी अ गुड ग्राउंड फॉर द डिवोर्स फॉर द कंटेस्टिंग वन। ओके, सो अभी आपने थोड़ा टाइम पहले बोला था कि अगर 2 साल तक हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रहते तो दैट कुड बी ऑल्सो वन ग्राउंड फॉर डिवोर्स, तो वो किस केस के अंदर आता है? किस, वो डिवोर्स का एक पार्ट है डिजर्शन, कि 2 साल से मेरे को मेरी वाइफ ने छोड़ दिया या मेरे को मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया, अब वो मेरे साथ नहीं रह रहे हैं, तो या तो वो मेरे साथ रहते 2 साल तक, मैंने बड़ा ट्राई किया, नहीं रहे, और उनके पास कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़का डिजर्शन का केस पाता है तो लड़कियां कहती है जी मैं तो जान को खतरा है, मैं कैसे रहूं, डोमेस्टिक वायलेंस का डाल देंगे। और अगर लड़की केस पाती है, लड़का के बोल देता है जी मेरे खाने में जहर मिला देगी, मैं कैसे रहूं, तो अल्टीमेटली कोर्ट देखती है कि क्या इनके ग्राउंड जेन्युइन है भी या नहीं है, और कोर्ट को अगर लगता है जेन्युइन ग्राउंड है नहीं साथ रहने का, तो ये मीडिएशन करने की कोशिश करती है। कोर्ट को लगता है जेन्युइन ग्राउंड नहीं है साथ रहने का और जान के साथ नहीं रहने हैं, तो वो डिवोर्स पिटीशन के लिए आप इसको एज अ ग्राउंड यूज कर सकते हो। ओके,
सो मैंने कहीं सुना था कि कनाडा में देयर इज अ रूल आई गेस 1.5 ईयर या 2 इयर्स तक अगर आप साथ में रहते हो लिविंग रिलेशनशिप में तो कुछ किसी एक्ट के अंदर आप कुछ पार्टनर्स माने जाते हो, कुछ लीगल पार्टनर समथिंग। तो क्या इंडिया में भी ऐसा कुछ? मैम इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है। ओके। हाँ ये है कि लिव इन रिलेशन को अब जो है कंसिडर कर रही है कोर्ट की, लीगल है, कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है कि आप नहीं रह सकते। और इसमें भी एक चीज़ है कि आजकल साथ में रह के एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि लड़कियां करती हैं, लड़के साथ रह रहे हैं 6 महीने साथ रहे, किसी रीज़न से अब आपस में डिस्प्यूट हो गया, अलग हो गए और देवर फिजिकल इन टच विद ईच अदर। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि लड़की पुलिस स्टेशन जाती है, कंप्लेंट कर देती है कि इसने फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया है और अब मेरे से शादी नहीं कर रहा है, तो इसने मेरे साथ रेप किया है। ओके। तो उस सीन में क्या होता है कि अब जो है कोर्ट्स इस चीज़ को कंसिडर करके कहती है कि तुम 18 साल से बड़े हो, तुम्हें अपना बुरा और अच्छा पता है। अगर किसी रीज़न से आप किसी रीज़न से साथ रहे हो और आगे जाके आपका रिलेशन नहीं चला तो उसका मतलब ये नहीं आप ऐसे रेप केस फाइल कर दोगे। तो इसके अंदर भी अच्छे रिलीफ मिल रहे हैं। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है कि मतलब लाइक जैसे होता है पूरी सोसाइटी में बेइज्जती हो जाती है लड़के की, उसको बेल नहीं मिल रही है, पूरा ट्रायल कर रहा है, तो अब सॉल्यूशंस कोर्ट भी कंसिडर कर रही हैं इन चीज़ों को। ओके। सो काफी गुड पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, बस में सिचुएशन एक प्रॉब्लम यही रहती है कि सोशली लड़के की थोड़ी रेपुटेशन डाउन हो जाती है अगर किसी पे ऐसी एलिगेशन लगी हो तो। पहले के टाइम में होता था ना, डाइवोर्स हो जाता था लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात होती थी, बट नाउ पीपल आर एम्ब्रेसिंग इट कि मतलब दे डोंट फील कि इसमें कोई शर्म की बात है, दे आर एम्ब्रेसिंग इट कि मतलब ठीक है। जैसे वेस्टर्नाइजेशन आई जा रही है, अब लोग भी सोशल हो रहे हैं, सेल्फ मेड हो रहे हैं, सेल्फ अर्निंग कर रही हैं लड़कियां भी लड़के भी, तो उनको होता है कि एक टॉक्सिक रिलेशन से अच्छा है हम अपनी लाइफ को अपने इंडिपेंडेंटली जिएं और अपनी सेकंड लाइफ को जल्दी शुरू करें। तो इन चीज़ों में फंसती नहीं है फिर वो तो इसी करके डिवोर्स रेट बढ़ भी रहे हैं और कॉमन भी होते जा रहे हैं और इतना लोगों को फील नहीं हो रहा है कि यार इसका डिवोर्स हो गया है। डिवोर्स ही है ये ऐसा टाइप्स। सो गाइस दिस वाज इट फॉर दिस पॉडकास्ट। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और एक और चीज है जो आपको करनी है, यूनो एंटरटेनमेंट को जरूर फॉलो करना। थैंक यू। थैंक यू।